नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं स्वाति राय। अभी तक की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में न्यूज टॉप 20 में देखते हैं। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक ही रही है। आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इस तरह रेपो रेट बिना बदलाव के 6.5% पर बरकरार है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 6% पर बना रहेगा। रिवर्स रेपो पर ही बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। साथ ही आरबीआई ने सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया और ये 4% पर कायम है। राज्य ने महंगाई बढ़ने के जोखिम को देखते हुए कर सस्ता न करने की दलील दी, लेकिन बैंकों पर इस बात के लिए जरूर दबाव बनाए कि वो कर सस्ता करे। राज्य ने कहा कि बैंक पर्याप्त नकदी के बाद भी दरें क्यों नहीं घटा रहे। बीते साल जनवरी से अब तक आरबीआई ने 1.5% कटौती की है, लेकिन बैंकों ने 1% से भी कम कटौती का फायदा ग्राहकों को दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ेगी, ये कहना सही नहीं है। राजन ने कहा कि जीएसटी का शॉर्ट या लॉन्ग टर्म असर देखना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग से महंगाई पर एक बार असर देखने को मिलेगा। सरकार का महंगाई लक्ष्य के दायरे में काम जारी है। I don't think it is wise to assume that GST implementation will necessarily increase inflation. And second, that whatever inflation that happens, whether it will be long term or short term, is something to think about. That it is quite possible it could be a one-time adjustment of prices, even if there is inflation. क्रेडिट पॉलिसी के चलते आज बाजार पर दबाव देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 97 अंक, निफ्टी 33 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। फार्मा और पावर कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। सरकारी और प्राइवेट बैंकों के शेयरों में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एक बार फिर ऊपरी स्तर से क्रूड फिसल गया। फिलहाल WTI क्रूड का भाव $43 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड का भाव $45 प्रति बैरल के नीचे है। WTI ब्रेंट में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई है। कल की गिरावट के बाद आज सोना चांदी सीमित दायरे में है। सोमवार को सोने का भाव $1,329 के नीचे निचले स्तर को छुआ था। बीते सत्र के हफ्ते के निचले स्तर तक भाव लुढ़क गया है। फिलहाल कॉमेक्स पर सोने का भाव $1,340 प्रति आउंस के करीब है। कॉमेक्स में चांदी का भाव $19.75 प्रति आउंस के करीब है। फिलहाल सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है सोना चांदी। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में ल्यूपिन का मुनाफा 55% बढ़कर 882 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में ल्यूपिन का मुनाफा 568 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में ल्यूपिन की आय 40.7% बढ़कर 4,439 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में ल्यूपिन की आय 3,156 करोड़ रुपए रही थी। साल दर साल आधार पर अप्रैल जून तिमाही में ल्यूपिन का बिट्टा 825 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,308 करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में अदानी पावर को 34 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में अदानी पावर को 172 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में अदानी पावर की आय 6% बढ़कर 5,587 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में अदानी पावर की आय 5,945 करोड़ रुपए रही थी। सालाना आधार पर अप्रैल जून तिमाही में अदानी पावर का बिट्टा 1,623 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,957 करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में अपोलो टायर्स का मुनाफा 10.6% बढ़कर 314 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में अपोलो टायर्स का मुनाफा 284 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में अपोलो टायर्स की आय 15.9% बढ़कर 3,304 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में अपोलो टायर्स की आय 2,852 करोड़ रुपए रही थी। साल दर साल आधार पर अप्रैल जून तिमाही में अपोलो टायर्स का बिट्टा 506 करोड़ रुपए से बढ़कर 539 करोड़ रुपए रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के भी नतीजे आए। मुनाफा 9.2% बढ़कर 43 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में गोदरेज प्रॉपर्टीज का मुनाफा 40 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में गोदरेज प्रॉपर्टीज की आय 52.6% बढ़कर 303 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2016 की पहली तिमाही में गोदरेज प्रॉपर्टीज की आय 199 करोड़ रुपए रही थी।
15 अगस्त के मौके पर एयरलाइंस ने सस्ते हवाई ऑफर्स की झड़ी लगा दी है। लो कॉस्ट एयरलाइंस स्पाइसजेट ने ग्रेट इंडिपेंडेंस डे सेल निकाली है। इसके तहत आप 9 अगस्त से 11 अगस्त के बीच सिर्फ 399 रुपए के बेस फेयर में सिलेक्टेड घरेलू रूट्स पर टिकट बुक करा सकते हैं, जबकि 2999 रुपए के बेस फेयर में अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर टिकट बुक कराई जा सकती है। टिकट पर सरचार्ज और टैक्स अलग से देना होगा। एयर इंडिया ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सस्ते हवाई टिकट का ऑफर निकाला है। एयर इंडिया मॉनसून सेल में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक बुक कराई जा सकती हैं। ऑफर के तहत घरेलू रूट्स पर इकोनॉमी क्लास का टिकट 1199 रुपए में बुक कराया जा सकता है, जिस पर 22 अगस्त से 30 सितंबर के बीच यात्रा की जा सकती है। इस फेयर में टैक्स और सरचार्ज शामिल हैं। पंद्रह अगस्त से पहले ऑनलाइन बाजार में डिस्काउंट की आजादी शुरू हो गई है। अमेजॉन की ग्रेट इंडियन सेल फिर से शुरू हो गई है और फ्लिपकार्ट भी जल्दी अपनी फेस्टिव सीजन से लेकर आने वाली है। फेस्टिव सीजन में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी के साथ सामने आ गए हैं दिग्गज ऑनलाइन प्लेयर्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। अमेजॉन ने जहां 8 से 10 अगस्त तक के लिए ग्रेट इंडियन सेल शुरू की है, वहीं फ्लिपकार्ट अपनी फ्रीडम सेल 10 अगस्त से शुरू करेगी। राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने पर केंद्रित 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी अभियान की शुरुआत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले के भाबरा चंद्रशेखर आजाद नगर कस्बे पहुंचे। भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन देश को न्योछावर कर दिया है। पीएम ने यहां कश्मीर के मुद्दे को भी उठाया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल का शव उनके घर में पंखे से लटका मिला। 47 साल के कलिखो पुल के सुसाइड का संदेह जताया जा रहा है। अरुणाचल के पूर्व सीएम ने इसलिए सुसाइड किया और ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो शायद डिप्रेशन में थे। मणिपुर में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ 16 सालों से भूख हड़ताल पर बैठी इरोम शर्मिला ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। इरोम शर्मिला मणिपुर की अदालत में अपना उपवास तोड़ने के लिए पहुंची। उपवास तोड़ने के बाद इरोम शर्मिला को न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया। इरोम शर्मिला ने 2000 से अपने अनशन की शुरुआत की थी और तब से उन्हें जिंदा रखने के लिए पाइप के जरिए जबरन लिक्विड डाइट दी जाती है। कुछ ही दिन पहले इरोम ने अनशन खत्म कर सियासत में उतरने का फैसला किया था। इस्लाम के विवादित प्रचारक जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ गृह मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के एनजीओ IRF के खिलाफ विदेशी चंदा लेने में गड़बड़ी के आरोपों पर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक IRF से सवाल भेजकर उसके बैंक अकाउंट्स की जानकारी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने उस खास FCRA अकाउंट और उसमें जमा पैसों की जानकारी मांगी है, जिसमें विदेश से लिए गए चंदे की रकम जमा है। भारत को रियो ओलंपिक में मिल रही अभी तक की असफलता का लेखिका शोभा डे ने मजाक उड़ाया है। शोभा डे ने अभिनव बिंद्रा की हार के बाद एक भद्दा ट्वीट करते हुए लिखा कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों का ओलंपिक में सिर्फ एक ही मकसद होता है कि रियो जाओ, सेल्फी लो और खाली हाथ वापस आ जाओ। यही रही, शोभा यहीं पर नहीं रखी, उन्होंने इससे पैसे और मौके की बर्बादी भी कहा। शोभा डे के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हुई। यूपी पुलिस के आईजी ने बुलंदशहर गैंगरेप के पीड़ितों के परिवार की पहचान जाहिर कर दी है। मेरठ जोन के आईजी सुजीत पांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीड़ितों के परिवार को सामने लाए और उनकी पहचान बताने की बात कही। जब पत्रकारों ने आईजी से सवाल किया कि पीड़ितों के रिश्तेदार की पहचान क्यों जाहिर की जा रही है, तो आईजी ने कहा कि कहाँ ऐसा लिखा है कि पीड़ितों के रिश्तेदार की पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए। साथ ही पीड़िता ने मुख्य आरोपी की पहचान कर ली।